हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लंग्स कैपेसिटी एंड लंग्स वॉल्यूम के बारे में। तो दोस्तों, जो लंग्स की कैपेसिटी होती है वो कहलाती है वातावरण में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है उसको जो फेफड़ा होता है कितना ग्रहण करता है। ठीक है, उसी से हम लंग्स की कैपेसिटी का अनुमान लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि फेफड़े द्वारा ग्रहण किए गए वायु की मात्रा लंग्स की कैपेसिटी या फिर फेफड़े की सामर्थ्य कहलाती है। तो दोस्तों, जो फेफड़े की सामर्थ्य होती है वो कितने प्रकार की होती है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो फेफड़े की सामर्थ्य होती है वो निम्न प्रकार की होती है। तो नंबर एक हम बात करें अगर टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, नंबर एक टाइडल वॉल्यूम, जिसे हम टीवी से दर्शाते हैं, टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हिंदी में अवरीय आयतन के नाम से जानते हैं। नंबर दो है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम EVR से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पर है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे हम IRV के द्वारा भी लिख सकते हैं। नंबर चार है दोस्तों रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसको हम RV के द्वारा दिखा सकते हैं, जिसे हिंदी में अवशेषीय आयतन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर पाँच है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसे हम IC के द्वारा दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं और इसे हिंदी में अंतःश्वसन की क्षमता के नाम से जाना जाता है। नंबर छः है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इसे हम FRC के द्वारा दर्शा सकते हैं और इसको हिंदी में कार्यात्मक अवशेषीय क्षमता के नाम से जानते हैं। नंबर सात है कैपेसिटी वाइटल कैपेसिटी, जिसे हम VC के द्वारा दर्शा सकते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं सजीव क्षमता। ठीक है, और लास्ट है आपका टोटल लंग्स कैपेसिटी। ठीक है, फेफड़े की संपूर्ण क्षमता, उसको हम TLC के द्वारा दर्शा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम चलिए नंबर एक पर बात करते हैं टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप फेफड़े की सामर्थ्य जो होती है उसकी परिभाषा को देख लीजिए। हवा की मात्रा फेफड़े द्वारा ग्रहण किया जाता है और अलग अलग स्थिति में वह फेफड़े की सामर्थ्य कहलाती है। जो तो दोस्तों, नंबर एक है आवरीय आयतन, जिसे हम टाइडल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं और इस टाइडल वॉल्यूम को हम टीवी द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर दर्शा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सामान्य श्वसन के दौरान एक बार में ली गई वायु का आयतन टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। मतलब एक बार जो श्वसन करते हैं उसमें जितना भी वायु हमारे फेफड़े में जाता है उसका आयतन टाइडल वॉल्यूम कहलाता है और यह लगभग होता है 500 ml, 500 मिलीलीटर होता है। नंबर दो है उच्च वसन आरक्षित आयतन, जिसे हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के नाम से जानते हैं और इसको हम ERV के द्वारा दर्शा सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि उच्च वसन के बाद फेफड़ों में कुछ वायु रह जाता है। ठीक है, उसमें बलपूर्वक निकाली गई वायु के आयतन को एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के नाम से जानते हैं और इसका आयतन होता है 1000 मिलीलीटर। ठीक है, फिर से देखिए, जो टाइडल वॉल्यूम का आयतन होता है वो 500 मिलीलीटर होता है और जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का आयतन होता है वो लगभग 1000 ml होता है। अब उसके बाद नंबर तीन पर बात करें अंतःश्वसन आरक्षित आयतन, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, जिसे हम IRV के द्वारा दर्शाते हैं। तो दोस्तों, एक सामान्य अंतःश्वसन के बाद बलपूर्वक फेफड़ों द्वारा ली जाने वाली वायु के आयतन को, मतलब जो एक सामान्य अंतःश्वसन होता है उसके बाद जो बलपूर्वक बल लगाकर जो सांस लिया जाता है उसके आयतन को निःश्वसन आरक्षित आयतन कहते हैं। ठीक है, इसका आयतन होता है लगभग 2500 से 3300 मिलीलीटर, यानी कि IRV का जो आयतन होता है वो होता है 2500 से 3300 ml। ठीक है, उसके बाद नंबर चार होता है अवशेषीय आयतन, जिसे हम रेसिडुअल वॉल्यूम OR RV कहते हैं।
तो पूरे प्रयास से फेफड़ों से वायु निकालने के बाद फेफड़ों में शेष बची वायु, जो वायु छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो उसके बाद जो फेफड़े में बचती हुई ऑक्सीजन होती है उसे हम आरवी यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। तो यह लगभग 1200 ml होता है। जो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है वो 1200 मिलीलीटर होता है। नंबर 5, अंतःश्वसन क्षमता, इंस्पायरेशन कैपेसिटी, जिसको हम आईसी के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, प्रवाह आयतन के अतिरिक्त अभ्यास द्वारा फेफड़ों में अधिक ली जा सकने वाली वायु की मात्रा को आईसी कहते हैं। यानी कि बार बार प्रयास करने के बाद जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो ग्रहण करने की क्षमता जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, तो इसे हम आईसी कहते हैं या फिर इंस्पायरेशन कैपेसिटी कहते हैं। तो दोस्तों इंस्पायरेशन कैपेसिटी को निकालने की जो सूत्र है वो है आईसी बराबर टीवी प्लस IRV, यानी कि टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो वो हमारा टाइडल वॉल्यूम जो है वो है 500 ml और जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो है 3300 ml। तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 3800 ml। ठीक है, 3800 ml अप्रोक्सीमेटली, लगभग 3800 ml हो जाता है, 3800 मिलीलीटर हो जाता है। अब अगर हम नंबर 6 पर बात करें, कार्यात्मक अवशेष क्षमता। ये कार्यात्मक अवशेष क्षमता जिसे हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी के नाम से जानते हैं और इसको हम FRC के द्वारा दर्शाते हैं। तो इसमें क्या होता है, वह अवशेषी आयतन, ठीक है, वह रेसिडुअल वॉल्यूम और उच्छ्वसन आरक्षित आयतन जिसे हम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। इसका मतलब है कि आरवी और ईआरवी का योग होती है। जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होती है वो आरवी और ईआरवी का योग होती है। तो हमारा जो रेसिडुअल वॉल्यूम है आरवी वो होता है 1200 ml और जो ईआरवी है वो होता है हमारा 1100 ml। अगर हम दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमारा जो योग होगा वो होगा 2300 ml, 2300 मिलीलीटर अप्रोक्सीमेटली, लगभग। ठीक है, FRC की वॉल्यूम होगी। ठीक है, अब नंबर 7 पर बात करें, सजीव क्षमता, वाइटल कैपेसिटी, जिसको हम VC के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। तो इसमें क्या होता है, फेफड़े से पूरे प्रयास के बाद अधिक से अधिक वायु भरने के उपरांत, यानी कि पूरी प्रयास करने के बाद हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने फेफड़े में भर सकते हैं, उसके बाद जितना वायु प्रयास से बाहर निकाली जा सकती है, प्रयास करके जितनी वायु को हम बाहर भी निकालते हैं, तो उसे हम VC कहते हैं या फिर वाइटल कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों वाइटल कैपेसिटी को ज्ञात करने के लिए हम टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो हमारा जो टाइडल वॉल्यूम था वो दोस्तों हमारा 3800 था। ठीक है, और जो EVR है वो 1100। दोनों को हम आपस में अगर जोड़ देंगे तो वो हमारा हो जाएगा 4900 ml अप्रोक्सीमेटली, लगभग 4900 ml। नंबर 8 और आखिरी है फेफड़े की संपूर्ण क्षमता। हमारे जो फेफड़े की ऑक्सीजन ग्रहण करने की पूरी क्षमता है उसे हम टोटल लंग्स कैपेसिटी या फिर TLC के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं शॉर्ट में। तो इसमें क्या होता है कि हमारे फेफड़े में कुल वायु जितनी मात्रा समा सकती है, हमारे फेफड़े के अंदर जितनी वायु की मात्रा समा सकती है वही फेफड़े की संपूर्ण क्षमता कहलाती है। और इसको निकालने के लिए हम ऐड करेंगे IC और FRC। ठीक है, तो IC जो है हमारा वो है 3800 और जो FRC है अभी हमने निकाला थोड़ी देर पहले वो है हमारा 2300। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो जो हमारे फेफड़े की संपूर्ण क्षमता है वो लगभग 6100 हो जाएगी, यानी कि 6100 ml की होती है। ठीक है, आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए और दोस्तों को अपने शेयर कीजिए। थैंक यू।